अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, हमें देखना है कि बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइज़र्स के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमने कंटेंट्स कवर करने हैं वो आपके पास है ऑब्जेक्टिव्स, हमने इंट्रोडक्शन देखना है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स देखने हैं और उसकी डिस्क्रिप्शंस देखनी है। मेथड ऑफ इनोकुलेशन हमने नहीं करना, ठीक है, और एडवांटेजेस करने हैं, सम डिसएडवांटेजेस करने हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो हमने कवर अप करनी है। सबसे पहले बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ने के से पहले मैं बता दूँ इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम इनके प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र्स में हमें डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं। फिर हमने जब बायो फर्टिलाइज़र सेलेक्ट करने होते हैं तो हमने ये देखना है कि सबसे लो कॉस्ट यानी सबसे जो चीप कॉस्ट के हैं वो हमें मिले, यानी कम पैसा हमारा कम खर्च हो और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले। ठीक है, जो हमारी चीज़ फील्ड के लिए सूटेबल हो, यानी हमारी जो ज़मीन है जिसको हम यूज़ करने हैं फार्मिंग के लिए, उसके लिए सूटेबल हो। और दूसरा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो आपको पता है कि अगर उसको बार बार कल्टीवेशन की जाए, मतलब बार बार उनमें कोई ना कोई क्रॉप उगाई जा रही है, तो वो क्या होता है कि एक क्रॉप जब उगा के निकाल लेते हैं तो उसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो किसान होते हैं वो या यूरिया फर्टिलाइज़र्स और पता नहीं डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो एनिमल वेस्ट है वो यूज़ करते हैं ताकि जो उसकी सप्लीमेंटेशन है उसको पूरा किया जा सके। अब आपको पता है जब ये जो सप्लीमेंटेड ऑयल है जिसमें सॉरी ये जो सॉइल है जिसमें से सप्लीमेंट्स रिमूव हो जाते हैं, इनको सप्लीमेंट्स करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे एग्रो केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे मैंने आपको सोना यूरिया वगैरह की एग्जांपल दी है। ठीक है, ये जो एग्रो केमिकल्स है ना ये क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल है उसको क्या सॉरी हमारे जो इन्वायरमेंट है इकोसिस्टम है उसको पोल्यूट भी करते हैं क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेशक वो आपकी न्यूट्रिशन तो पूरी कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है किसी न किसी सूरत में, जो आपकी इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जब हमने अपने जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी देखनी होती है, यानी हमने अपने क्रॉप जो हम उगा रहे हैं, जितना भी एग्रीकल्चर हमारा हो रहा है जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स आ जाती हैं, ठीक है, उनको सस्टेनेबल रखना है तो हमने एक बैलेंस अमाउंट में उसको बार बार हमने सप्लीमेंट्स देने होते हैं। उसमें जो ना उसकी जो क्या कहते हैं सप्लीमेंट्स हैं उनको बैलेंस करके रखना पड़ता है, उनको जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है उनकी पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है इसका कॉन्सेप्ट जो है ना ये सॉइल को हेल्दी रखता है, बायोडाइवर्सिटी को बिल्डअप करके रखता है, उसके अलावा प्लांट को लॉन्गर टर्म के लिए उनकी ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। अब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की। ठीक है, ये आपको पता है नाम से ही पता चल रहा है कि जो है ना बायो फर्टिलाइज़र्स का मतलब क्या होगा। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी हम लाइफ को यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, इसमें लाइफ फार्मूलेशंस यूज़ की जाती हैं, जिसमें वो लाइफ फार्मूलेशन कौन सी हो सकती हैं, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम सीड के ऊपर जो है ना इसकी एप्लीकेशन हम सीड के ऊपर कराते हैं, रूट एंड सॉइल्स के ऊपर करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोबिलाइज द अवेलेबिलिटी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको भी मोबिलाइज करने के लिए करते हैं। अच्छा जी, यानी आप क्या करते हैं, ये जो जितने भी आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सीड रूट सॉइल, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। ये किस तरह इसकी एप्लीकेशंस की जाती हैं ये हम देखेंगे। इस तरह ये क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और सॉइल की जो में न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको प्लांट्स के लिए अवेलेबल करते हैं। उसके अलावा ये जो है ना सेटअप करते हैं, जो सॉइल में जो हम माइक्रोफ्लोरा हमने सेटअप किया है ये उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। हेल्थ मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, उसमें जो आपके पास उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरी तरह मतलब अवेलेबल कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह उसकी हेल्थ मेंटेन होती है। उसमें आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादातर जो आपके सॉइल की जो सॉरी उसमें जो केमिकल्स हैं वो अवॉइड होते हैं क्योंकि केमिकल्स का हमने देखा है कि उसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, ज़्यादातर जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं यही रिकमेंड किए जाते हैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सिंपल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बायो फर्टिलाइज़र्स की तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ करते हैं, कुछ फॉस्फोरस फिक्स करते हैं, उसके अलावा कुछ एनरिच कंपोजर्स होते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है राइजोबियम होता है जो लेग्यूम क्रॉप्स में प्रेजेंट होता है, यानी जिसमें फलियाँ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, उनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। एजोटोबैक्टर है सॉरी एजोस्पाइरलम है,
ये नॉन लेग्यूम यानी जो फलियों बगैर फलियों वाले जितने भी आपके प्लांट्स हैं उसमें होता है। एसिटोबैक्टर है शुगर केन के लिए यानी गन्ने के लिए, ये सब उसमें काम करता है, ठीक है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्जी है, ठीक है। और इजोला लो लैंड पैडी, ठीक है, यानी जो कि आपके लो लैंड होते हैं जो बहुत नीचे होते हैं, ठीक है, उनके लिए हैं। फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फेटिका, और ये तमाम ऑल क्रॉप्स में अप्लाई किए जाते हैं और राइजोबियम और एजोटोबैक्टर की हेल्प से किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वैम है, ठीक है, वेस्कुलर जो है ना आपके पास आर्बस्कुलर माइक्रोराइजी, ये जो हैं कुछ जो फॉस्फोरस की अपटेक के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपोजिट्स के लिए सेलुलोटिक फंगल कल्चर यूज़ किया जाता है, फॉस्फेटिका, और आपके पास एजोटोबैक्टर कल्चर यूज़ किया जाता है। ये किस तरह यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या काम है, अभी हम ये डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता ही क्या करते हैं, दो कंडीशंस में वर्क करते हैं, या तो सिम्बियोटिकली वर्क करते हैं या म्यूचुअली वर्क करते हैं, ठीक है। उसके सॉरी सिम्बियोटिकली म्यूचुअली, या फिर आपके पास नॉन सिम्बियोटिक वे में जो है ना वर्क करते हैं, यानी विदाउट किसी एसोसिएशन। सिम्बियोटिकली यानी वो एसोसिएशन में होते हैं, ठीक है। सिम्बियोसिस में ये होता है कि वो जो है ना प्लांट को बेनिफिट देते हैं और जो रिजल्ट में जो है ना उनके जो है ना आपके क्या कहते हैं शेड वगैरह मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है। नॉन सिम्बियोसिस यानी वो कल्चर नहीं बनाते बल्कि डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उनके लिए फिक्सिंग कर रहे होते हैं नाइट्रोजन की। अब सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो है ना वो क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट के रूट नोड्यूल्स में जाके रहते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं कि उनके लिए फिक्स करते हैं। और जो फ्री लिविंग है वो कोई एसोसिएशन बनाए बगैर फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम राइजोबियम की। ये आपके पास रूट हेयर में रहता है, ठीक है, लेग्यूम्स की। और इसको जो फर्स्ट इसका जो नेम स्टेब्लिश किया था वो फ्रैंक ने किया था 1889 में, ठीक है। फिर इसमें जो है ना आपके पास कुछ क्लासिफिकेशन डेवलप हुई, ठीक है। सबसे पहला स्लो ग्रोइंग राइजोबिया थे जिसको हमने ब्रेडी राइजोबियम कहा था। उसके अलावा जो दूसरी स्पीशी थी वो थी फास्ट ग्रोइंग जिसको हमने राइजोबियम कहा था, ठीक है। इसमें कोई इस तरह की डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, बस इनके जो इन्फेक्ट करने का स्टाइल है वो ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये आपके पास फ्री लिविंग भी होती हैं, ठीक है। फ्री लिविंग या नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया यानी कुछ जो है ना आपके पास रूट नोड्यूल्स में जाके क्या कहते हैं एसोसिएशंस नहीं बनाते। उसके बाद एजोस्पिरुलम की जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये एसोसिएशन इस्टेब्लिश करती हैं बहुत से प्लांट्स के साथ, और ये सी प्लांट्स हैं। सी प्लांट्स क्या होते हैं ये आप इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि C5 प्लांट्स क्या होते हैं। इनको इसमें एक एग्जांपल मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, बल्कि आपके पास गिवन भी है, मेज़ है, सॉर्गम, शुगर केन वगैरह राइस पीस में आ जाती है, ठीक है। ये C5 प्लांट्स हैं। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, ठीक है। और इसकी लार्ज वैराइटीज़ में लार्ज वैराइटी ऑफ प्लांट्स में इसकी सिम्बियोसिस पाई जाती है नेचुरली, ठीक है। और एजोस्पेरिलम सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है सॉइल माइक्रोब्स में। बात करते हैं ब्लू ग्रीन एनजी की। ये सबसे ज़्यादा सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्लास है बायो फर्टिलाइज़र्स की। स्मॉल होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेलुलर है, ठीक है। और उसके अलावा लार्ज एक्यूमुलेशंस में पाए जाते हैं, यानी स्ट्रिंग्स बना लेते हैं सेल्स की ट्राइकोम्स की फॉर्म में या कॉलोनीज बना लेते हैं, ठीक है। और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो एलजी होती है या अजोला ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, मतलब उस तरह की इनकी शक्ल नज़र आती है जैसे एलजी नहीं पानी के ऊपर ग्रीन कलर का ग्रो कर जाता है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि इनको लाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेम टू सेम एलजी जैसी ही है। आगे बात करते हैं एजोटोबैक्टर की। एजोटोबैक्टर आपको पता है हीटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मतलब फ्री लिविंग है, किसी एसोसिएशन में नहीं रहता। अल्कलाइन और न्यूट्रल सॉइल्स में पाया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो अरेबल सॉइल है इंडिया की वहाँ पे ये पाया जाता है, इसकी स्पीशीज़ ज़्यादा वहाँ पर नज़र आती हैं। नाइट्रोजन फिक्स करने की एबिलिटी रखता है और इसके अलावा प्रमोट करता है सिंथेसिस किसकी, जिब्रेलिन्स की और ऑक्सिन्स की और कुछ वाइटामिन्स की भी करता है। यानी ये बहुत हद तक बेनिफिशियल है आपके प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं उनके अलावा। इसमें कुछ जो ना फंगस की प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, मतलब कुछ जो फंगस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें पाई जाती हैं जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प कर रही होती हैं आपके प्लांट्स की। ये किन किन प्लांट्स के साथ किन किन प्लांट्स को प्रोवाइड करता है, किन किन प्लांट को रिस्पॉन्ड करता है, उसमें आपके पास राइस आ जाती है, मेज़, कॉटन, शुगर केन आ जाते हैं, ठीक है, मिलेट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स और सम प्लांटेशंस क्रॉप्स, ठीक है, ये सब इसमें आ जाती हैं।
फ़ीचर्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है। इसके मॉडरेट कुछ बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा ये हैवीएस्ट ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म है, इसको लार्ज अमाउंट में कार्बन चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लेकिन ये पुअर कंपटीटर है न्यूट्रिएंट्स जो मतलब इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी इसका सर्वाइवल फिर अगर क्योंकि कम्पीट नहीं कर सकता तो इसका सर्वाइवल भी बहुत कम होता है। हेल्प के प्लांट को किस तरह हेल्प करता है, मतलब जब बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे बात करें तो किस किस तरह हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्स करवाता है, ठीक है। कुछ फंजीसाइड से सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ग्रोथ को प्रमोट करता है उनकी। पुअर जो ऑर्गेनिक सॉइल है ना उसमें ये बहुत कम इफेक्टिव होता है। सीड जर्मिनेशन और प्लांट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये इस तरह एज अ बायो फर्टिलाइज़र वर्क करता है। एसिडोबैक्टर की बात करते हैं। एसिडोबैक्टर जो है ना ये न्यू डिस्कवर हुआ है। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शुगर केन की क्रॉप में पाया जाता है, गन्ने की क्रॉप में पाया जाता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा ग्रुप ऑफ प्रोटियोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको हमने मतलब जब स्टडी किया गया तो ये लीफ, फ्रूट, बर्ड्स और स्टेम शुगर केन के इन चीज़ों के सैंपल्स में से हमें मिला है, ठीक है। और ज़्यादातर जो ये पाया जाता है जो आपका शुगर केन का फ्लूइड होता है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है या उनके जाइलम वेसल्स में पाया जाता है। और दूसरा ये हाई एसिड सॉल्ट का जो टॉलरेंट कंसनट्रेशन है, यानी अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल में ये टॉलरेंट होता है, दोनों में रह सकता है, ठीक है। और तकरीबन कितनी 200 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन ये फिक्स करता है, ठीक है, एक शुगर केन की क्रॉप के लिए। वैम की बात करते हैं, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है फंगस रूट, ठीक है। ये फ्रैंक ने 1885 में डिस्कवर की थी और ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। जो किस तरह मतलब फंगल जो माइसीलिया उसके और प्लांट रूट के बीच में रह रहा होता है और दोनों को मतलब इसने क्या करना होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंडोडॉर्फिक है क्योंकि ये माइकोरेजी के अंदर रह रहा है, ठीक है। वैम जो है ना ये माइकोरेजी के अंदर रहता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये लिव अंदर की तरफ रह रहा है, या एंडोट्रॉफिक है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। सो न्यूट्रॉन कौन कौन से हैं आपके पास, फॉस्फोरस है, जिंक है और सल्फर है। ये इनको प्रोवाइड करवाते हैं अपने प्लांट्स को, ठीक है। उसके अलावा ये दूसरे कुछ आपके पास न्यूट्रंट्स हैं उनको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, जिसमें आपके पास यानी जो प्लांट में मौजूद है लेकिन प्लांट के पार्ट्स को अवेलेबल नहीं हो रहे, तो ये उनको अवेलेबल करवाता है। इसमें आपके पास कॉपर है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ये प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनसे लेके जाता है, सॉइल से प्लांट के रूट के अंदर लेके जाता है, यानी प्लांट को अवेलेबल करवाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो स्टोरेज में हेल्प करते हैं। इसका एक्शन मैकेनिज्म का क्या होता है, ये जो ना प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं, वहाँ से ना पेनिट्रेट कर जाते हैं कॉर्टेक्स एरिया में और फिर तमाम रूट्स में ऐसे स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनमें वेजिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनको वेजिकल में लाने और रूट्स में लाने में हेल्प करते हैं। इसका एक्शन क्या है, ये इन्हांस करते हैं फीडिंग एरियाज़, ठीक है। यानी जो आपके जो प्लांट के जो रूट हैं, ठीक है, वो हाइफी की मदद से उसको स्प्रेड करवा देते हैं। यानी अब अगर जो आपके रूट्स हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा स्प्रेड होंगे वो उतने ज़्यादा उनके जो वाटर है वो अवेलेबल करवा सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स अगर उसको अपने एरिया में अवेलेबल नहीं तो ज़्यादा आगे पीछे जाके उसको वो भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बातें मैंने बताई है वही नीचे डिस्कस भी हुई है, ठीक है। स्टोर करते हैं इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स यानी फॉस्फोरस वगैरह को, ठीक है। टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी फेनोलिक जो कंपाउंड्स हैं उनको रिमूव कराते हैं प्लांट की बॉडी से। और उसके अलावा फंजाई और नीमाटोड्स के अगेंस्ट प्लांट को प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है, कहीं यानी वो लोग इसको अटैक ना कर सकें। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की, ठीक है। जो आपके प्लांट्स है, जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये हम पहले थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सॉयल जो है वो एसोसिएशन बनाते हैं तो न्यूट्रिएंट सप्लाई प्लांट के लिए बढ़ा देते हैं। उसके अलावा उनके नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं, उनकी न्यूट्रिएंट की जो अपटेक है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करा रहे हैं, उनमें सोल्यूबलाइजेशन इंक्रीज़ करा रहे हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो रूट्स को इन्हेंस कर देते ताकि वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, न्यूट्रिएंट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ को मेंटेन करते हैं हार्मोनल और एंटीबायोटिक एक्शन से, ठीक है। उसके अलावा ये चीप होते हैं, मतलब कम कॉस्ट में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा ये आपके प्लांट्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्हेंस करते हैं, ठीक है, उनको फर्टाइल बना देते हैं,
ठीक है। और इसकी इनकी सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है, यानी जब आप केमिकल्स अप्लाई करते हैं ना, आपको कुछ देर बाद फिर केमिकल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये जो है ना, ये आपने अप्लाई किया तो बैक्टीरिया, आपको पता है जब तक ज़िंदा रहेगा उसने तब तक क्या करना है, अपना काम परफॉर्म करते रहना है। और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी जो प्लांट सॉइल है उसको क्या कर देते हैं, फर्टाइल कर देते हैं। दूसरे इसका ये फ्रेंडली है, इनका कोई डैमेज नहीं होता एनवायरनमेंट के ऊपर। केमिकल्स का कोई ना कोई डैमेज होता है, इनका कोई डैमेज नहीं होता, कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज नहीं करते, कोई बुरा इफेक्ट इनका नहीं होता। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, वैसे तो इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कि राइजोबियम स्पीशीज़ हैं, ठीक है। अगर कहीं पे नाइट्रेट्स का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनका काम ही नाइट्रोजन फिक्स करना है। अगर किसी सॉइल में पहले से ही नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये वहाँ पे काम नहीं कर सकते। जैसे सोयाबीन है ना, उनकी क्रॉप में नाइट्रेट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये वहाँ पे काम नहीं कर सकते। उसके अलावा इनका जो रिस्पांस होता है ना वो बहुत क्विक नहीं होता, यानी बैक्टीरिया जो है ना वो जब हम छोड़ेंगे फिर वो अपने हिसाब से ग्रोथ करेगा वहाँ पे और अपने हिसाब से वर्क करेगा, यानी ये इंस्टेंट इफेक्ट नहीं देता, आराम से इफेक्ट देता है, ठीक है। उसके अलावा इसको अप्लाई करने के लिए बंदे में स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, और अप्लाई करने के लिए भी और उसको प्रोड्यूस कराने के लिए भी। अगर आपने एक बायो फर्टिलाइज़र क्रिएट करना है तो बंदे को उसकी नॉलेज होनी, पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इसमें प्रोड्यूस भी करा सके और इसकी एप्लीकेशन भी करा सके, ठीक है। और इसको स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनका स्टोरेज बहुत मुश्किल होता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था और आप लोगों ने इसे करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।